नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस नीति में। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने अब पूरा पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, तीनों अवस्थाओं को हमने देख लिया है। हमने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि निम्न पूरा पाषाण काल में कौन से परिवर्तन हुए, फिर मध्य पूरा पाषाण काल में कौन से परिवर्तन हुए, फिर उच्च पूरा पाषाण काल में कौन से परिवर्तन हुए, तो फिर आपको इसे लिंक करके मध्य पाषाण काल में जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ये इतना बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूँ कि क्या समानताएं थी उच्च पूरा पाषाण काल से निम्न पूरा पाषाण काल से लेके उच्च पूरा पाषाण काल, तब उसके बाद हम बढ़ेंगे मध्य पाषाण काल में। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये है निम्न पूरा पाषाण काल, ये है मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक। 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी, 50,000 बीसी। मध्य पूरा पाषाण काल जो था वो 50,000 बीसी से 40,000 बीसी और उच्च पूरा पाषाण काल जो था वो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी। ये इसका टाइम पीरियड था, लगभग है। आप इसके टाइम पीरियड के चक्कर में ना पड़िए, बस अब कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। तो निम्न पूरा पाषाण काल जो है, निम्न पूरा पाषाण काल में अब देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल की जो परिस्थितियां हैं काफी समान है। कुछ चीजें हैं जो अलग हैं, तो पहले जो समान है हम उनको ऐसे लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, जलवायु। तो जलवायु जो है वो निम्न पूरा पाषाण काल में भी समान थी और मध्य पूरा पाषाण काल में भी समान थी, एक जैसी थी जलवायु। और जलवायु थी कैसी, तो हिमयुग था और अत्यधिक ठंडी थी, अत्यधिक ठंडी थी। तो यहाँ की जलवायु जो है वो दोनों कालों में, निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल, दोनों कालों में समान थी। उच्च पूरा पाषाण काल में जो जलवायु थी वो अलग थी। फिर यहाँ आएंगे हम तो जीविकोपार्जन पे आते हैं। जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन भी मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल में एकदम सेम था। कैसे था, तो शिकार एवं खाद्य संग्रह से होता था जीविकोपार्जन। शिकार एवं खाद्य संग्रह से ये हो रहा था। फिर तीसरी समानता क्या थी, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल दोनों में एकदम सेम था। और वो कैसा था, तो बैंड सोसाइटी थी, यानी समतामूलक समाज था। बैंड सोसाइटी, समतामूलक समाज था। फिर सांस्कृतिक जीवन, तो यहाँ भी सांस्कृतिक जीवन दोनों में समान था। सांस्कृतिक जीवन, चाहे वो मध्य पूरा पाषाण काल हो या निम्न पूरा पाषाण काल हो, ये इनमें समानताएं थीं। तो फिर अंतर इन दोनों में कहाँ देखने को मिला, अंतर देखने को मिला तकनीक में। तकनीक, निम्न पूरा पाषाण काल की जो तकनीक थी वो किस पे आधारित थी, कोर प्रणाली पे, कोर प्रणाली। और इसके जो औजार थे वो अलग अलग थे, हमने आपको बताया था, फिर उसको नहीं बताएंगे, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। फिर इधर मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल की जो तकनीकी थी वो भी थोड़ी अलग थी, वो भी परिवर्तित हो चुकी थी। और यहाँ मध्य पूरा पाषाण काल की जो तकनीकी थी
उसे कहा गया फलक आधारित तकनीकी। फलक आधारित, यह फलक प्रणाली पे आधारित थी। ठीक, तो ये केवल डिफरेंस देखने को मिलता है हमें निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल में। यही दो डिफरेंस आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीजें एकदम सेम है। लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल में आएंगे तो उच्च पूरा पाषाण काल में जो जलवायु है वो भी अलग होगी। यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी होगी? अब यहाँ की जो जलवायु है वो हिमयुग का अंत हो चुका होगा, या हिमयुग अपनी अंतिम अवस्था में होगा, अपनी अंतिम अवस्था। और यहाँ वर्षा की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। फिर यहाँ की जो तकनीकी होगी, जब हिमयुग अपनी अंतिम अवस्था में होगा, वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो जलवायु है, वनस्पतियां हैं, उनमें भी परिवर्तन हो रहा है, तो जीव जंतुओं में भी परिवर्तन होगा, छोटे छोटे जीवों की संख्या बढ़ेगी। तो उनका शिकार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी तकनीक में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, और आदिमानव ने वही किया। और हालांकि इस समय उच्च पूरा पाषाण काल में तो सबसे बुद्धिमान मानव आ चुका था, जिसका नाम था होमो सेपियंस। तो वो तो जाहिर है करेगा ही करेगा, उसने अपनी तकनीक में काफी परिवर्तन लाए। तो यहाँ की जो तकनीक थी वो ब्लेड आधारित तकनीक का विकास किया आदिमानव ने। तो यहाँ की जो तकनीकी थी वो ब्लेड आधारित थी। बाकी उसके बाद आता है क्या? जीविकोपार्जन। तो जो जीविकोपार्जन होगा वो भी सेम होगा। जीविकोपार्जन क्या होगा? सेम होगा। किसके जैसे? निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल के जैसे जीविकोपार्जन। तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में जीविकोपार्जन में समानता रहेगी। क्या जीविकोपार्जन कैसे हो रहा था? तो शिकार एवं खाद्य संग्रह के माध्यम से। तो यहाँ भी शिकार एवं खाद्य संग्रह के माध्यम से ही जीविकोपार्जन होगा। उसके बाद आता है समाज, यानी सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में भी समानता होगी। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं में जो समाज होगा वो कैसा होगा? समतामूलक समाज होगा या बैंड सोसाइटी होगी। फिर सांस्कृतिक जीवन में यहाँ अंतर देखने को मिल जाएगा। उच्च पूरा पाषाण काल में सांस्कृतिक जीवन में आपको यहाँ भिन्नता देखने को, यहाँ धीरे धीरे आदिमानव का धार्मिक दृष्टिकोण जो है वो विकसित होने लगा था। धार्मिक दृष्टिकोण, और वो क्या नाम है, गुफा की दीवारों पर चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया था। और हमने आपको बताया था कि चित्रकारी में वो चित्रकारी में वो दो प्रकार से करता था, एक पेट्रोग्लिफ टाइप की और दूसरा प्राकृतिक रंगों के प्रयोग से। पेट्रोग्लिफ क्या होता था? तो वो गुफा की दीवारों को काट कर की गई चित्रकारी को पेट्रोग्लिफ कहा जाता था, जबकि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके की गई चित्रकारी को प्राकृतिक रंगों द्वारा की गई चित्रकारी कहा जाता था। तो ये सारी परिस्थितियां थीं। तो पूरा पाषाण काल में अब कुल मिलाकर जो आदिमानव था वो क्या बना रहा? शिकारी एवं खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक यानी अभी वो उत्पादक की अवस्था में नहीं आया था, अभी वो उपभोक्ता का ही जीवन जी रहा था इन पूरा पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं में। यही परिस्थितियां लेकर वो पहुंचेगा किस में? मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? अब तो वहां चलने के बाद हम बताएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं अब मध्य पाषाण काल में। ये तो था आपका पूरा पाषाण काल। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। अब देखिए मध्य पाषाण काल, जिसे हम कहते हैं मेसोलिथिक एज, इसकी शुरुआत होती है 10,000 बीसी से और चलता है 6,000 बीसी तक। इसको संक्रमण काल की अवस्था भी कहा जाता है। संक्रमण काल की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन लुबाक। हमने आपको शुरू में ही बताया था, जिन्होंने पाषाण काल का विभाजन किया था। तो जॉन लुबाक ने पूरे पाषाण काल को दो ही भागों में बांटा था, एक पूरा पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। लेकिन बीच की जो अवस्था थी जिसमें पूरा पाषाण के भी लक्षण दिख रहे थे और नव पाषाण काल के भी लक्षण दिख रहे थे, इसलिए इस अवस्था को नाम दिया गया मध्य पाषाण काल या संक्रमण की अवस्था।
तो ये संक्रमण की अवस्था है, मध्य पाषाण काल की अवस्था। इसकी खोज सीएल कार्लाइल ने की थी, मध्य पाषाण काल की। तो अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे थे अभी तक? सबसे पहले कि वहाँ की जलवायु कैसी थी, वहाँ का जलवायु के हिसाब से तकनीक में परिवर्तन आदि मानव कैसे ला रहा था, फिर उनका जीविकोपार्जन कैसे चल रहा था, सामाजिक जीवन कैसे चल रहा था, फिर सांस्कृतिक जीवन कैसे चल रहा था। तो यहाँ भी हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन में हम देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल की समाप्ति तक हिमयुग जो है वो क्या हो चुका था, हिमयुग का अंत हो चुका था। हमने आपको उच्च पूरा पाषाण काल में ही बताया था कि उच्च पूरा पाषाण काल में हिमयुग अपनी अंतिम अवस्था में था। यहाँ तक आते आते हिमयुग जो है वो समाप्त हो चुका था और एक नए युग का आगमन हो चुका था, जिसको होलोसीन कहा जा रहा था। और होलोसीन में बारिश खूब हो रही थी और जो क्या नाम है, बर्फ थी, हिमयुग जो था वो समाप्त हो चुका था। यानी अब खुले मैदान आपको दिख रहे थे जिसमें घासें निकल रही थी, वनस्पतियों के क्षेत्रफल बढ़ रहे थे, गर्मी के साथ साथ वर्षा की मात्रा बढ़ रही थी, घासें कम और जंगलों का क्षेत्रफल बढ़ रहा था, जिससे जीव जंतुओं में भी परिवर्तन देखने को मिला। क्या हुआ कि जीव और जंतुओं में भी परिवर्तन देखने को मिला और मैमथ एवं रेंडियर जैसे जानवर खत्म हो रहे थे और हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी, कुत्ता, नेवला आदि की संख्या बढ़ रही थी। कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले पूरा पाषाण काल जब हम देख रहे थे तो पूरा पाषाण काल में नरभक्षी टाइप के जानवरों की संख्या ज्यादा थी, यानी मांसाहारी जानवरों की संख्या ज्यादा थी, जिनसे आदिमानव को भी डर लगता था। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते जलवायु परिवर्तन के कारण शाकाहारी जानवरों की यानी शाकाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि होने लगी। और शाकाहारी जो जंतु थे वो छोटे थे और तेज भाग सकने वाले जानवर होते थे। तो अगर ऐसे जानवरों का शिकार करना है तो निश्चित रूप से आदिमानव को अपने हथियार बदलने पड़ेंगे और इसलिए उन्होंने नई तकनीक को जन्म दिया। तो अब देखते हैं कि इन्होंने अपनी तकनीक में क्या परिवर्तन लाए और कौन से नए औजार बनाए। तो अब आगे हम देखते हैं तकनीक में परिवर्तन। अब मानव को छोटे जानवरों के शिकार के लिए औजार भी छोटे बनाने पड़े। अब जब मानव को छोटे जानवरों का शिकार करना है, आदि मानव को, तो उनके जो हथियार होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए, क्योंकि जब जानवर छोटा होगा तो उसके भागने की, दौड़ने की स्पीड ज़्यादा होगी और ऐसे में हमारे पास समय नहीं होगा कि हम बड़ा सा औजार लेके और उस पर हमला करें, तब तक तो वो भाग जाएगा। तो हमें छोटे और हल्के, तेज और शार्प औजारों की ज़रूरत थी और आदिमानव ने वही किया। नई तकनीक के द्वारा उन्होंने उस औजार को विकसित किया, उस पाषाण औजार को विकसित किया। इस पाषाण औजार को ही नाम दिया गया सूक्ष्म पाषाण औजार, माइक्रोलिथ्स कहा गया। अब ये माइक्रोलिथ्स जो थे वो चैलसेडनी एवं स्फटिक पत्थर के बनाए जाते थे, चैलसेडनी और स्फटिक पत्थर के बनाए जाते थे। इन सूक्ष्म पाषाण औजारों में कौन कौन से औजार थे तो हम देखते हैं त्रिभुज, ये आप देख रहे होंगे त्रिभुज, ये पाषाण औजार हुआ करता था। समलम चतुर्भुज, ये भी क्या था, पाषाण औजार था। अर्धचंद्राकार, ये भी क्या था, पाषाण औजार था। ये आप आकृतियां देख के कह सकते हैं कि ये तो ज्योमेट्री है, यानी ज्यामितीय आकृतियां हैं, इसलिए इनको ज्यामिति औजार भी बोला जाता है या ज्यामिति काल। तो ज्यामिति काल की बात अगर की जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि मध्य पाषाण काल को ही कहा जाता होगा, क्योंकि इसमें ज्यामितीय आकृतियों वाले औजारों का प्रयोग किया जा रहा था। फिर आप देख पा रहे होंगे मोड़दार सॉकेट में बना हंसिया, मोड़दार सॉकेट में ये हंसिया बना हुआ है जो किसी भी काम में काटने या कृषि के काम में भी लाया जा सकता था। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि हमने आपको बताया कि जब वर्षा की मात्रा बढ़ रही थी तो वर्षा की मात्रा बढ़ने से नए नए नदियां बनेंगी, नए नए तालाब, नए नए झील बनेंगे और उसमें क्या होगा, जलीय जीवों का की उत्पत्ति होगी और जलीय जीवों में मछलियां भी आएंगी, मछलियां, मेढक और ये कछुए, ये सब आएंगे। तो अगर इनका हमें शिकार करना है, यदि आदि मानव इनका शिकार करना चाहता है तो हमें उसके लिए किसी नए औजार की जरूरत थी जिसको हम दूर से ही फेंक के मार सकें और उसका शिकार कर सकें। वहीं दूसरी तरफ हवा में उड़ने वाली पक्षियों की भी संख्या अधिक थी, तो अगर पक्षियों का शिकार करना है तो हमें ऐसे हथियार की जरूरत थी जिसको हम फेंक के मार सकें। इसी फेंक के मारने के क्रम में प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास हुआ। प्रक्षेपास्त्र
और प्रक्षेपास्त्र तकनीकी में तीर और कमान और मत्स्य भाले का आदिमानव ने विकास किया। तीर कमान यानी तीर धनुष, इसके साक्ष्य मिले मुरहाना पहाड़ के चित्रायुक्त शैलाश्रय से। मुरहाना पहाड़ जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है और वहाँ के शैलाश्रयों से इसके चित्र बने मिले हैं, जिसे प्रतीत होता है कि आदिमानव ने तीर और धनुष का विकास कर लिया था। दूसरी तरफ मत्स्य भाला, अगर मछलियों का शिकार करना है तो मत्स्य भाला उसके लिए स्पेशली बनाया गया, जो आप देख पा रहे होंगे ये मत्स्य भाला, ये मछलियों का शिकार करने के लिए बनाया गया था। तो ये प्रक्षेपास्त्र तकनीक, जिसे फेंक के मारा जा सकता था, इसी को प्रक्षेपास्त्र तकनीकी कहा गया। तो इस तरह से आदिमानव ने अपनी तकनीकी में परिवर्तन किए और ये आपको पाषाण उपकरण मतलब मिले इस काल में। इसके कारण हुआ क्या, इसका परिणाम क्या हुआ? जब आदिमानव ने एकदम हल्के से हल्के पाषाण औजार बना लिए और तीर कमान प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास कर लिया, तो इससे अब इसको शिकार करना बहुत ही आसान हो गया। तो जब शिकार करना बहुत आसान हो गया तो इस कारण क्या होगी, इसकी गतिशीलता काफ़ी बढ़ जाएगी। अब उसके जीवन में अवकाश लगभग पर्याप्त होगा, यानी वो कम समय में ही शिकार कर लेगा। और शिकार करने के बाद वो क्या करेगा, जब उसके पास खाली समय रहेगा तो वो अपने अन्य कार्यों में लगाएगा। तो जब खाली समय मिला, अब यहीं से नई नई चीज़ों की क्या होगी, शुरुआत होगी। तो अब देखते हैं जीविकोपार्जन। तो जीविकोपार्जन में क्या करते हैं ये जीविकोपार्जन, चूंकि मानव के जीवन में अवकाश पर्याप्त हो चुका था, जिसको वह शिकार एवं खाद्य संग्रह के साथ साथ अन्य कार्यों में लगाने लगा। तो भाई अब उसके पास अगर अवकाश पर्याप्त होगा तो वो अन्य कार्यों में तो लगाएगा ही लगाएगा। तो अन्य कार्य कौन कौन से वो करने लगा, मछली पकड़ने लगा, पक्षियों का शिकार करने लगा और सबसे इम्पोर्टेंट पशुपालन प्रारंभ कर दिया। तो पशुपालन जो है वो सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ही शुरू होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। मछली पकड़ना या मछली का शिकार करना भी सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ही शुरू होता है। इन तीनों से हुआ क्या, मछली पकड़ना, पक्षियों का शिकार करना या पशुपालन प्रारंभ कर देना, इनसे हुआ क्या कि भोजन की उपलब्धता तो बढ़ी, भोजन के विकल्प भी बढ़ गए उनके पास, आदिमानव के पास। यानी अब वो एक ही चीज पे नहीं, उनके पास बहुत सारे विकल्प हो गए कि जानवर नहीं तो पक्षी, पक्षी नहीं तो मछली, मछली नहीं तो पशु, मतलब कहीं से भी वो भोजन की व्यवस्था कर सकते थे। उनकी जो भोजन का विकल्प था वो काफी बढ़ गया। अब उनका जीवन अपेक्षाकृत पहले से आसान हो गया होगा और वे सामुदायिक जीवन की ओर ध्यान दिए होंगे। देखिए हुआ क्या होगा, सामुदायिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। जब पशुपालन मछली पकड़ना सर्वप्रथम इसी काल में प्रारंभ हुआ। जब ये पशुओं को पालना शुरू किए होंगे मध्य पाषाण कालीन मानव, तो भाई पशुओं के लिए चाहिए चारा। तो वो चारा क्या करते होंगे, चारा खुद तो उगाते नहीं होंगे, तो जहाँ हरी घासें होती होंगी वहाँ अपने पशुओं को लेके जाते होंगे समूह में और वहीं छोड़ देते होंगे और वहीं आसपास अपनी झोपड़ियाँ बना के रहते रहे होंगे, जिससे आसपास झोपड़ियाँ बना के एक साथ रहने से ही सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई और पशुपालन की भी ऐसे ही शुरुआत हुई। तो इस तरह से सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई और सामुदायिक जीवन के साक्ष्य आपको चौपानी मांडो से देखने को मिल सकता है, जहाँ से 14 झोपड़ियाँ एक साथ ही बनी पाई गई हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है चौपानी मांडो सामुदायिक जीवन का। अब पशुपालन मछली पकड़ना सर्वप्रथम इसी काल में प्रारंभ हुआ, लेकिन सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो वो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था। इसका फायदा दो था, कुत्ता एक तो उन्हें शिकार में सहायता करता था, दूसरा बर्फ पे वो स्लेज गाड़ियों को खींचने में भी मदद करता था। इसलिए आदिमानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, तत्पश्चात अन्य जानवरों को पालतू बनाया गया। साक्ष्य के रूप में आप पशुपालन के साक्ष्य के रूप में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसे हम आपको मैप में दिखाते हैं। देखिए ये मध्य प्रदेश, ये स्टेट है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये है आदमगढ़ और इसके उत्तर में देख रहे हैं ये भीमबेटका। तो आदमगढ़ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य उपकरण में बेदनी और फलक भी मिले हैं। वहीं दूसरा स्थल जो है वो है बागोर, ये देख सकते हैं राजस्थान में है और बागोर जो है वो कोठारी नदी के तट पर अवस्थित है और यहाँ से भी कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागोर जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। किस जिले में, राजस्थान के
भीलवाड़ा जिले में। यहाँ से युद्ध के प्रमाण भी मिले हैं, अस्थियों पे, मानव की अस्थियों पे कट के चिन्ह मिले हैं, जिसको कहा जा सकता है, या जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि यहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति रही होगी। फिर यहीं से मनकों की माला मिली है, फिर गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, सिलबट्टे का साक्ष्य मिला है बागोर से। तो बागोर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। तो आदमगढ़ और बागोर आपने देख लिया मैप में। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पशुपालन। अब सामाजिक जीवन इनका कैसा हुआ? जब सारी चीजें अब अच्छी चल रही थी, इनका जीवन धीरे धीरे आसान हो रहा था, तो अब देखते हैं कि ये सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन लाते हैं। तो सामाजिक जीवन में पहला परिवर्तन देखने को मिलता है कि यहाँ परिवार की परिकल्पना सर्वप्रथम इसी काल में विकसित हुई। परिवार की परिकल्पना, सोचिए अब परिवार की परिकल्पना कैसे विकसित हो गई होगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब एक घर में 4 लोग हों, जिसमें से कोई व्यक्ति अगर बूढ़ा हो, और उस पे भी पहले जो प्रचलित प्रथा थी कि जो पुरुष थे वो क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, और महिलाएं खाद्य संग्रह का कार्य कर रही थी। तो फिर जो बच्चे होते थे उनको कौन संभालता? तो उनको संभालने का काम जो घर के बूढ़े लोग होते थे उनको दिया जाता था। तो ऐसे सभी लोग मिलके एक परिवार बना लेते थे, इसी को कहा जाता था, मतलब इसी से कहा जा सकता है कि यहाँ पे परिवार की परिकल्पना विकसित हो चुकी थी। तो अब परिवार की परिकल्पना विकसित होने से हुआ क्या, इसका आगे क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका प्रभाव पड़ा, समाधान प्रणाली का विकास हुआ। परिवार की परिकल्पना से संबंधित है ये समाधान प्रणाली। अगर हम इसको जोड़ के देखेंगे तो काफी आसानी से समझ सकते हैं, नहीं तो सेपरेट पढ़ेंगे तो बस आपको याद करना होगा। अगर आप ये मानते हैं कि मध्य पाषाण काल में परिवार की परिकल्पना आ चुकी थी, तो ये भी आपको मानना होगा कि समाधान की प्रणाली भी आ चुकी थी। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 सदस्य हैं और चारों सदस्य मानते हैं कि हम फैमिली हैं, तो अगर उसमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप उसको फेंक नहीं देंगे, उसे चाहेंगे कि हम ससम्मान, मतलब कहीं इसका अंतिम संस्कार करें। तो चाहे आप उसको दफनाएंगे या जलाएंगे, ऐसे जानवरों के सामने फेंक नहीं देंगे कि जानवर जो है उसे घसीट घसीट के खाएं। इसलिए इनको सम्मान देने के लिए ये समाधान प्रणाली का कहीं ना कहीं विकास हुआ होगा। आई एम नॉट श्योर, लेकिन हुआ होगा ऐसे ही। तो समाधान प्रणाली का विकास हुआ क्यों? क्योंकि ऐसा शायद अपने पूर्वजों को वो सम्मान देने के लिए शुरू किए, जिसका आरंभिक साक्ष्य 3 स्थानों से मिले। पहला महदाह। महदाह से क्या मिलता है? तो महदाह से मानव के अस्थि पंजर का पहला साक्ष्य मिलता है। महदाह जो कि प्रतापगढ़ के जिले में स्थित है और बेलन घाटी में स्थित है। प्रतापगढ़ के बेलन घाटी हम आपको मैप में दिखा दे रहे हैं। ये देखिए महदाह, ये हमारा है उत्तर प्रदेश, ये हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ये आप देख रहे हैं ये है महदाह। महदाह प्रतापगढ़ जिले में। यहाँ से स्तंभ गर्त यानी अस्थायी निवास के भी साक्ष्य मिले हैं। पशुओं के सींग का कंठाहार भी मिला है यहाँ से। ये है, आप देख पा रहे होंगे, ये है उत्तर प्रदेश में, इस जगह पे स्थित है, और इसका नाम हमने यहाँ लिखा है महदाह। तो महदाह से महदाह जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और बेलन घाटी में है। तो यहाँ से मानव के अस्थि पंजर का पहला साक्ष्य मिला, और युगल समाधान का भी साक्ष्य यहाँ से मिलता है। युगल समाधान का मतलब एक स्त्री थी तो एक पुरुष, ये अपोजिट मतलब थे, स्त्री और पुरुष दोनों को एक ही साथ दफनाया गया था। हो सकता है ये किसी धार्मिक अनुष्ठान के चलते ऐसा किया गया हो, क्योंकि अब इनका धार्मिक दृष्टिकोण जो है वो धीरे धीरे विकसित हो रहा था, तो इसलिए ये युगल समाधान में स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया। दूसरा है स्थल सराय नाहर राय। सराय नाहर राय से एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। सोचिए, ये सामूहिक समाधान की प्रक्रिया को, या सामूहिक समाधान की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो सराय नाहर राय आप देख सकते हैं मैप में, ये है सराय नाहर राय, और ये है इसका स्थल सराय नाहर। उत्तर प्रदेश के ये भी बेलन घाटी में ही स्थित है और प्रतापगढ़ जिले में ही स्थित है सराय नाहर राय। यहाँ से भी कब्रों के साथ साथ स्तंभ गर्त के भी साक्ष्य मिले हैं, और एक ही कब्र में 4 मानव के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, जो सामूहिक समाधान को दर्शाता है। तो ये हो गया सराय नाहर राय। फिर इसके बाद आता है दमदमा। दमदमा भी बेलन घाटी में ही स्थित है, और ये भी प्रतापगढ़ जिले में ही स्थित है। ये आप देख सकते हैं दमदमा मैप में। ये महदाह और
सराय नाहर राय के बीच में दमदमा, ये देख रहा है दमदमा, ये भी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और बेलन घाटी में ही स्थित है ये भी। यहाँ से सूक्ष्म पाषाण उपकरण, हड्डी के भी उपकरण मिले हैं और सिलबट्टा तथा चूल्हे का साक्ष्य मिला है। मतलब एक तरह से अस्थाई जीवन के यहाँ सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो दमदमा से क्या हुआ, दमदमा से सर्वाधिक समाधान यानी 41 समाधान आपको दमदमा से देखने को मिलते हैं, 41। साथ ही हाथी दांत का माला भी यहाँ से बना मिला है और त्रिमानव समाधि का साक्ष्य भी मिलता है। त्रिमानव मतलब एक ही उसमें समाधि में 3 लोगों को दफनाया गया है, तो ये त्रिमानव समाधि का साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलता है। 4 लोगों को सराय नाहर राय में एक साथ दफनाया गया था, जबकि दमदमा में 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। साथ ही साथ दमदमा में सर्वाधिक समाधान मिले यानी 41 समाधान मिले। उसके बाद आता है बागोर। बागोर, अब देखते हैं बागोर, पहले मैप में देख लेते हैं। बागोर ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, कोठारी नदी के तट पर अवस्थित है बागोर। बागोर से क्या होता है कि बागोर से नर कंकाल के साक्ष्य मिलते हैं, नर कंकाल के। और बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय तथा महासतियों का टीला भी कहा जाता है इसे, ये ध्यान रखिएगा। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय मतलब ये समझिए कि यहाँ पे जो पाषाण कालीन चीजें बहुत अधिक मात्रा में मिली हैं, इसलिए इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय तथा महासतियों का टीला भी कहा जाता है। तो हमने आपको बागोर दिखाया, अभी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। बागोर कोठारी नदी के तट पर अवस्थित। यहाँ से कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य, युद्ध के प्रमाण और मनकों की माला, गर्द, चूल्हा, सिलबट्टे के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये हो गया सामाजिक जीवन में समाधान प्रणाली हमने देख लिया। अब इसके बाद आते हैं अस्थाई जीवन की शुरुआत हो चुकी थी सामाजिक जीवन में। अब ये क्या कर चुके थे, अस्थाई जीवन की शुरुआत भी कर चुके थे। तो अस्थाई जीवन की शुरुआत कैसे हो चुकी थी, लोग झोपड़ियां बनाकर रहने लगे। भी हमने आपको बताया था कि जब ये लोग पशुपालन प्रारंभ किए होंगे तो पशुओं के लिए चारा तो खुद से उगाते नहीं होंगे, तो ये चारा यानी हरी घासें कहीं ढूंढते होंगे, जहाँ पे हरी घासें पर्याप्त मात्रा में होती होंगी। ये समूह में अपने पशुओं को लेके जाते होंगे, कुछ दिन वहाँ रुकते होंगे, रुकने के लिए अपनी झोपड़ियाँ बनाते होंगे और झोपड़ियाँ एक ही साथ पाई जाती होंगी। इसलिए ये कहा जा सकता था कि धीरे धीरे ये अस्थाई जीवन की ओर बढ़ रहे थे या शुरुआत कर रहे थे। इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो सराय नाहर राय से मिले हैं और मादाह से मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चौपानी मांडो से अस्थाई जीवन के सभी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हस्त निर्मित मृदभांड में मिला है, 14 झोपड़ियां एक ही साथ मिली हैं, जंगली अनाज के साक्ष्य मिले हैं, उनको रखने हेतु अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ चूल्हे के भी साक्ष्य मिले हैं। तो चौपानी मांडो जो है वो एक ऐसा स्थल है जहाँ से अस्थाई निवास के सारे साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो हस्त निर्मित मृदभांड हो, चाहे जंगली अनाज हो, चाहे उनको रखने के लिए अन्नागार हो, या चाहे चूल्हा हो। तो इस तरह से चौपानी मांडो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है। साथ ही साथ सराय नाहर राय और मादाह से भी अस्थाई निवास के साक्ष्य मिले हैं। तो हमने सराय नाहर राय और मादाह आपको दिखाया ही, ये सराय नाहर राय और ये है आपका मादाह। लेकिन चौपानी मांडो ये है, चौपानी मांडो जो है वो ठीक सराय नाहर राय के दक्षिण में है। चौपानी मांडो सराय नाहर राय के दक्षिण में चौपानी मांडो स्थित है, जो कि बेलन घाटी के मेजा तालुके में अवस्थित है। यहाँ से विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं। चौपानी मांडो से बेलन घाटी के मेजा तालुके में अवस्थित है और यहाँ से विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड भी मिले हैं। ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आग की खोज। चूंकि आग की खोज तो निम्न पूरा पाषाण काल में ही हो चुकी थी, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो मध्य पाषाण काल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आग का प्रयोग सर्वप्रथम होता है मध्य पाषाण काल में, क्योंकि जब गर्त चूल्हे मिले हैं तो गर्त चूल्हे ये साबित करते हैं कि आदिमानव जो है वो भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग कर रहा होगा। और ये चौपानी मांडो से चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। लोग धीरे धीरे आग का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन नियमित प्रयोग नवपाषाण यानी बहुत मात्रा में और रेगुलर प्रयोग आपको नवपाषाण काल में देखने को मिलेगा। तो ये था इनका सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में परिवार की परिकल्पना विकसित हो चुकी थी, समाधान प्रणाली विकसित हो चुकी थी, वहीं अस्थाई जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, आग की खोज हो चुकी थी, यानी आग का प्रयोग शुरू हो चुका था। अब इसके बाद हम आते हैं
सामाजिक जीवन पे, सांस्कृतिक जीवन पे। तो मध्य पाषाणकालीन सांस्कृतिक जीवन देख लेते हैं। चूंकि अब इनके आदिमानव जो था उसके उनके जीवन में अवकाश था, उनके पास पर्याप्त समय था। अब वो धीरे धीरे उच्च पुरा पाषाण काल में ही आपने देखा कि उनके धीरे धीरे धार्मिक दृष्टिकोण जो है वो विकसित होने लगे थे। अब मध्य पाषाण काल तक आते आते इनका जो धार्मिक जीवन है वो काफी मतलब बढ़ चुका था। जैसे मध्य पाषाण काल में आज की तरह कोई संगठित धर्म मंदिर या मूर्ति तो नहीं थी, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं उनसे साफ पता चलता है कि अलौकिक शक्तियों, मृत्यु के बाद के जीवन और प्रकृति की पूजा को लेकर गहरी धार्मिक भावनाएं विकसित हो चुकी थी। यानी ये प्रकृति पूजा को महत्व देने लगे थे, पारलौकिक जीवन में विश्वास करने लगे थे। पारलौकिक जीवन का मतलब क्या होता है कि अगले जन्म में भरोसा रखना कि हमारा जन्म जो है वो अगला होगा। इसलिए ये क्या करते थे मध्य पाषाण कालीन मानव कि शवों के साथ जरूरी चीजें भी लोगों के आदिमानव के साथ दफनाते थे। यानी जो व्यक्ति मर जाता था उनके साथ जो आवश्यकता की चीजें भी दफनाते थे, जैसे बर्तन हो गए, मृदभांड हो गए, या उनके मतलब औजार हो गए, ये सारी चीजें उनमें दफनाई जाती थी। क्योंकि उन्हें लगता था कि जब हम अगली जन्म में या ये अगले जन्म में अगली बार जब जन्म लेंगे तो उनके उपयोग के लिए ये चीजें होनी जरूरी है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये पारलौकिक जीवन में विश्वास करने लगे थे। अंत्येष्टि संस्कार यह सब ठोस साक्ष्य हैं धार्मिक जीवन के। यानी अंत्येष्टि जो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस थे ये साबित करते हैं कि जो मध्य पाषाण कालीन मानव था वो धार्मिक दृष्टिकोण उसके काफी विकसित हो चुके थे। अपने पूर्वजों को फेंकने के बजाय सम्मान पूर्वक दफनाने की प्रथा शुरू हो चुकी थी, यानी समाधान प्रणाली शुरू हो चुकी थी। साथ ही जरूरत के सामान को भी दफनाया जाने लगा, जो कि पारलौकिक जीवन में आस्था को दर्शाता है। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दमदमा, महदा और सराय नाहरा, ऐसे बहुत जगहों से मिले हैं। फिर दूसरा पक्ष है गुफा चित्रकला या टोटमवाद का। अब ये गुफा चित्रकला तो करेंगे क्योंकि इनके पास समय ही समय था, तो ये अपने भावों को व्यक्त करने के लिए क्या करते थे? चित्रकारी करते थे, जो गुफाओं की दीवारों पे किया करते थे, क्योंकि उस समय पेन और पेपर तो था नहीं। तो मध्य पाषाण कालीन लोग परिचित जानवरों का गुफा की दीवारों पर चित्र बनाया करते थे, जिसमें भीमबेटका जो कि बहुत ही फेमस गुफा शैलाश्रय है। जैसे वहां पे एक चित्र पाया गया जो मुखौटा पहनकर नृत्य करता हुआ दिखाया गया। नृत्य करता हुआ दिखाया गया। शिकार पर जाने से पहले धार्मिक अनुष्ठान का भाग प्रतीत होता है। यानी भीमबेटका की दीवारों पे जो मुखौटा पहने हुए चित्र दिखाया गया है, वो चित्र ये प्रतीत करता है, उससे प्रतीत होता है कि आदिमानव जो है वो शिकार पर जाने से पहले एक इसका धार्मिक अनुष्ठान था जो इस प्रकार से करता था। वहीं जो आदिमानव था वो विशालकाय जीव का चित्र भी बनाता था, जैसे वराह या गैंडा, जो इस बात का प्रतीक है कि वे कुछ खास जानवरों को अपना देवता टोटम मानते थे। यानी जो बड़े बड़े जानवर होते थे उनके भी वो चित्र बनाते थे, और उससे ये प्रतीत होता है कि वो क्या करते थे, उनकी पूजा करते थे, उनको अपना देवता मानते थे अपनी रक्षा के लिए। अब निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि मध्य पाषाण कालीन जो जीवन था वो प्रकृति पूजा तथा पुनर्जन्म की धारणा पर टिका था। यानी वो प्रकृति की पूजा भी करने लगे थे और पुनर्जन्म में विश्वास भी रखने लगे थे। तो ये परिस्थितियां थी मध्य पाषाण कालीन। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल के स्थलों के बारे में देख लेते हैं। तो स्थल तो हम आपको लगभग धीरे धीरे दिखाई दिए, फिर एक बार देख लेते हैं सबको कहाँ से क्या मिला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में महदा, महदा से प्रतापगढ़ जिले में यहाँ से स्तंभगढ़ यानी अस्थायी निवास के साक्ष्य मिले हैं। पशुओं के सींग का कंठाहार बना पाया गया। पशुओं के सींग का कंठाहार जो गले में पहना जाता था, और लोगों की कला प्रियता का उदाहरण है, जो कि लोगों की कला प्रियता का उदाहरण है। वहीं दमदमा जो है, दमदमा प्रतापगढ़ वो भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, बेलन घाटी में स्थित है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण यहाँ से मिले हैं। हड्डी की वस्तुएं भी बनी पाई गई हैं। सिलबट्टा के साक्ष्य मिले हैं और चूल्हे के भी साक्ष्य मिले हैं। फिर सराय नाहरा में देखते हैं। तो सराय नाहरा ये भी
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और बेलन घाटी में है। यहाँ से भी स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं, यानी अस्थायी निवास के साक्ष्य मिले हैं। एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से, हमने आपको पहले ही बताया है। फिर लेखैया जो कि मिर्जापुर में स्थित है। सूक्ष्म पाषाण औजार कब्र एवं मृदभांड भी मिले हैं यहाँ से माइक्रोलिथ्स मिले हैं और मृदभांड भी मिले हैं कब्र में, यानी जो लोग दफनाए गए थे उनके साथ ये औजार भी मिले हैं। फिर देखते हैं चौपानी मांडो जो कि सराय नहारा के ठीक दक्षिण में चौपानी मांडो, ये भी बेलन घाटी में ही अवस्थित है, मेजा तालुके में है, प्रयागराज के मेजा तालुके में अवस्थित है। यहाँ से विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं। विश्व में सबसे पहले अगर मृदभांड बना तो यहीं पे बना, वो भी हाथ से निर्मित। फिर महागरा है चौपानी मांडो के ठीक पश्चिम में, महागरा या सुहागी घाट जो कि प्रयागराज में ही स्थित है। यहाँ से गुफा चित्र के साक्ष्य मिले हैं, गुफा चित्र के साक्ष्य मिले हैं। फिर हम आते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में देखते हैं आदमगढ़ जो कि भीमबेटका के ठीक दक्षिण में अवस्थित है। तो आदमगढ़ प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य उपकरण में वेदनी और फलक भी मिले हैं यहाँ से। उसके आदमगढ़ के ठीक उत्तर में भीमबेटका, भीमबेटका जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, इसको आपको भूलना ही नहीं है, हमेशा याद रखना है। इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है तथा अपने मध्य पाषाणकालीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुफा चित्रकारियों के लिए ये बहुत ही फेमस है, यहाँ पे सभी कालों की चित्रकारियाँ पाई गई हैं। फिर वहीं गुजरात में आएंगे तो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है लंघनाच, ये देख सकते हैं यहाँ पे अवस्थित है लंघनाच। गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है, यहाँ से मृदभांडों के बनाए जाने के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं। लंघनाच से मृदभांडों के बनाए जाने के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं। और बागोर, बागोर तो हमने आपको बता ही दिया कि कोठारी नदी के तट पर अवस्थित है और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित, यहाँ कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इस तरह से आपका मध्य पाषाण काल भी समाप्त हो चुका है। अब हम आगे पढ़ेंगे नवपाषाण काल, तो वो हम कल पढ़ेंगे। हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारी क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमारी क्लास पे आज पहली बार हैं तो कृपया करके पीछे की क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि पीछे की क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट का पूरा कोर वहीं पे है। उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो बस उसी से जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है, आपको ज़्यादा फिर सोचना समझना नहीं है, बस उसको आप एक बार ज़रूर देख लें। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप PCS प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे RO हो, ARO हो, ये किसी में भी आप प्री और मेंस के लिए तो काफ़ी, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल ढंग से और फैक्ट दोनों चीज़ें बता रहे हैं, तो जो प्री में भी काम कर सकता है और मेंस में भी। अगर मेंस में लिखने के लिए आ रहा है तो जितना कॉन्सेप्चुअल ढंग से हम आपको बता रहे हैं, हमें नहीं लगता कि फिर आप इसके बाद आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हम भी PCS का मेंस 2 बार दे चुके हैं दोस्तों। तो हमें पता है कि कैसे इनको पढ़ना है और कैसे हम दोनों को, प्री और मेंस को, एक साथ पढ़ सकते हैं। उसी पे हमने ये आपको नोट्स बनाया, उसी बेस पे। और इसका बेस जो है, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका बेस जो है वो RS शर्मा है, और आर्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है हिस्ट्री की, वो है, और किरण। इन तीनों चीज़ों को हम मिला के आपको पढ़ाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आती होगी। पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ और कॉन्सेप्चुअल ढंग से समझा पाऊँ, ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। और हम धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। आगे आने वाले प्री एग्ज़ाम के लिए हम आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार करवा देंगे। आप हमसे जुड़िए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।